स्टोमटा। स्टोमटा यानी रंध्र की बात करते हैं। तो रंध्र जो होते हैं स्टोमटा, इनका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना, ठीक है, संरचना जानने की कोशिश करते हैं स्टोमटा की। तो स्टोमटा के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये हम गार्ड सेल्स बना रहे हैं। ये हमारी गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये बड़ी होगी थोड़ी और। अब इनके चारों तरफ ये जो गार्ड सेल्स हैं, इसके यहाँ पर ऐसे करके ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिका। ये आपका स्टोमटा है पूरा। ये आपकी सब्सिडियरी सेल हैं। ये सब्सिडियरी सेल हैं चारों, ठीक है, ये चारों सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है। ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमटा का छेद है ये। अब इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। ये बनता कैसे है, ये अभी क्लोज है, ओपन भी होगा। हम इसको पूरे को देखेंगे, आज स्टोमटा की ही पूरी बात करेंगे। तो स्टोमटा की अगर हम बात करते हैं, स्टोमटा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई। ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई, द्वार कोशिका, ठीक है, ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई। यहाँ पर हमारे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके से। ये हमारी इनर वॉल पाई जाती है। ये क्या पाया जाता है, हमारी अंदर स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है जिसे हम इनर वॉल कहते हैं। इसके बाहर क्या पाया जाता है, इसके बाहर पाया जाता है ये सब्सिडियरी सेल पाई जाती हैं, ठीक है, ये सब्सिडियरी सेल पाई जाती हैं। और इनके अंदर ये जो गार्ड सेल्स हैं, इनके अंदर रेडियली अरेंज होते हैं माइक्रोफिब्रिल। ये सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं। और ये जो सेलुलोस के माइक्रोफिब्रिल हैं, ये इनर वॉल को और ये है आउटर वॉल, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। सबसे पहले ये आउटर वाली है सेल। इस आउटर वाली सेल को, बाहर वाली सेल को हम क्या कहेंगे, सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल, ठीक है, इसका क्या नाम रखा हमने, सब्सिडियरी सेल रखा। ये हो गई हमारी इनर वॉल। ये वाली जो है ये पूरी इनर वॉल है। ये क्या हमारी इनर वॉल, अंदर की वॉल हो गई। ये है हमारी आउटर वॉल, बाहर की वॉल हो गई गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल जो है ये द्वार कोशिका, इसके अंदर की वॉल को इनर वॉल कहेंगे, बाहर की वॉल को आउटर वॉल कहेंगे। ये इनर की वॉल जो होती है ये थिक होती है यानी मोटी होती है, एंड इलास्टिक, और इलास्टिक मतलब लचीली होती है। क्यों होती है अभी हम देखेंगे, और मोटी क्यों होती है ये भी देखेंगे। तो जो इनर वॉल होती है, अंदर की वॉल, वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। और जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और इलास्टिक भी नहीं होती है, यानी आउटर वॉल जो है वो पतली होती है गार्ड सेल्स की। इनर वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, ये इलास्टिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है और ये क्यों होती है ये अभी हम देखेंगे। ये हमारी हो गई, ये सेलुलोस के माइक्रोफिब्रिल हैं, अगर करना चाहे तो कर लें। ये क्या है,
सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल, सेल्यूलोस के बने हुए हैं ये छोटे छोटे धागे। क्या हैं? सेल्यूलोस के, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, फिब्रिल मतलब धागे। ठीक है, ये सेल्यूलोस के छोटे छोटे धागे हैं जिन्होंने कनेक्ट कर रखा है, कनेक्ट, सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल जो हैं छोटे छोटे धागे, ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट आउटर वॉल, बाहरी वॉल जो है ये वाली आउटर वॉल, ये वाली बाहरी वॉल जो है आउटर वॉल, और ये है इनर वॉल, ये वाली, ये इनर वॉल और आउटर वॉल को कनेक्ट करते हैं। जो सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल होते हैं ये कनेक्ट करते हैं आउटर वॉल एंड इनर वॉल। ये आउटर वॉल और इनर वॉल को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल। और जो ये बीच वाला ये वाला बीच वाला खाली एरिया जो है, खाली स्पेस, दिस खाली स्पेस इज कॉल्ड स्टोमटल पोर। यही स्टोमटल पोर है जिसके ओपन होने से और जिसके बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है अंदर बाहर आती जाती रहती है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लें। ये आपका स्टोमटल पोर हो गया जिसे रंध्र का छेद कह रहे हैं। ये सब्सिडियरी सेल्स हो गई इनके चारों तरफ। ये आउटर वॉल हो गई आपकी, ठीक है, और ये इनर वॉल हो गई आपकी। ये सेलुलोस के माइक्रोफिब्रिल हो गए। ये पूरी एक क्या है? ये पूरी गार्ड सेल है। ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया ये पूरी आपकी गार्ड सेल्स है। ठीक है, गार्ड सेल, ये भी गार्ड सेल है, पूरी गार्ड सेल। ये पूरी क्या है? GUARD, गार्ड, CE सेल, ये गार्ड सेल हो गई। ठीक है, ये गार्ड सेल है आपकी, ये गार्ड सेल है आपकी। ये हो गया स्ट्रक्चर। ये आपका अब स्टोमटा को समझने के लिए स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सबसे पहले समझेंगे क्या? अब हम सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर के बाद स्टोमटा की ओपनिंग कैसे होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमटा। जो स्टोमटा है रंध्र, वो ओपन कैसे होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, स्टोमटा जो रंध्र है हमारा कैसे खुल रहा है इसको हम समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो ये गार्ड सेल्स हैं, ये हैं हमारी गार्ड सेल्स। इस टाइम गार्ड सेल्स जो हैं वो बंद हैं, यानी स्टोमटा आपका बंद है। ये सब्सिडियरी सेल्स हैं, ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। बाहर की तरफ यहाँ इनर वॉल आपकी पाई जाएगी, यहाँ भी इनर वॉल आपकी पाई जाएगी। ठीक है, ये दोनों तरफ यहाँ पर इनर वॉल होगी। अब क्या होता है? स्टोमटा ओपन कैसे होता है? सब्सिडियरी सेल्स के अंदर होता है H2O यानी वाटर। जो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं इनके अंदर होता है वाटर। ये वाटर अंदर की तरफ मूव करता है, ये वाटर अंदर की तरफ गार्ड सेल्स में मूव करता है इस तरीके से। पहले तो क्लोज थी, हमने क्लोज देखा, इनके अंदर होता है वाटर। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये क्लोज थी, पहले ये क्लोज थी। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ? H2O मूव, वाटर मूव किया। अब जैसे ही वाटर मूव करेगा तो ये क्या हो जाएंगी? टर्गिड हो जाएंगी। टर्गिड मतलब फूल जाएंगी। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है आराम से, अब ये फूल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये फूल जाएगा। जैसे ही पानी इनके अंदर जाएगा ये टर्गिड हो जाएंगी, मतलब फूल जाएंगी। और हमने पढ़ा था ये जो इनर वॉल है, ये वाला एरिया ये इलास्टिक होता है। ये इनर वॉल जो है वो आपकी इलास्टिक है, और इसी इलास्टिक होने की वजह से, इसी इलास्टिसिटी की वजह से ये इस तरीके से शेप में आ जाएगी और आउटर वॉल ऐसे करके बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करके इलास्टिक होने की वजह से इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा और आउटर वॉल पीछे की तरफ हो जाएगी। अब देखिए पहले कितना छोटा होल था,
अब कितना बड़ा हो गया। अब जैसे ही पानी अंदर आया यहाँ वाटर भर गया, ये चारों तरफ वाटर भर गया, ये वाटर भर गया चारों तरफ। ये सब्सिडियरी सेल हैं आपकी, ये सब्सिडियरी सेल हैं आपकी। ये H2O आपका भर गया। जैसे ही पानी भरा ये फूल गई और फूल कर इन्होंने इस तरीके से ये पीछे की तरफ, ये हिस्सा पीछे निकल गया आपका और ये हिस्सा इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जैसे ही हुआ तो इसका जो है होल बिग हो गया। जब होल बड़ा हुआ तो होल बड़ा होने की वजह से क्या हो गया, स्टोमाटा ओपन, ये स्टोमाटा ओपन हो गया। ठीक है, ये स्टोमाटा ओपन हो गया। अब जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा तो वाटर आपका गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, वाटर गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी तो CO2 अंदर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो होगी O2 वो भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही स्टोमाटा रंध्र खुलेंगे पानी अंदर जाते ही तो ये O2 बाहर आ जाएगी, CO2 अंदर चली जाएगी, H2O बाहर आ जाएगा। ये ट्रांसपिरेशन हो जाएगा आपका, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इस तरीके से स्टोमाटा ओपन है। अब इसके मैकेनिज्म को हम राइट करेंगे, मतलब लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे, इसमें हम पहला पॉइंट जो लिखेंगे, पहला पॉइंट जो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़नी है, अभी बताऊंगा किस लिए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ एक लाइन छोड़नी है, वाटर मूव, पहला पॉइंट है हमारा वाटर मूव, वाटर मूव करता है, वाटर मूव फ्रॉम, वाटर मूव फ्रॉम सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल टू, वाटर सब्सिडियरी सेल्स है गार्ड सेल्स, द्वार कोशिका। वाटर मूव करा है सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही वाटर इसमें आया गार्ड सेल क्या हो गई, स्वेल कर गई, फूल गई। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा गार्ड सेल बिकम टर्जिड, टर्जिड को हम कहते हैं स्वेल, फूल जाना। ये फूल गई, जैसे ही गार्ड सेल फूली तीसरा स्टेप क्या आएगा, तीसरा स्टेप आ गया गार्ड सेल फूलने के बाद आउटर वॉल, आउटर वॉल बल्ज आउट, बल्ज आउट का मतलब है OUT, बल्ज आउट का मतलब है बाहर निकलना, बल्ज आउट मतलब बाहर निकल गई। ठीक है, आउटर वॉल थी वो बल्ज आउट हो गई, बाहर निकल गई। एंड इनर वॉल, एंड इनर वॉल, और इनर वॉल जो अंदर की वॉल थी बिकम क्रिसेंट, CRESCENT, क्रिसेंट। और अंदर की वॉल जो है वो क्रिसेंट मतलब मून लाइक, चांद की जैसी, अर्ध चांद जो होता है ऐसे करके उस जैसी हो गई। ठीक है, आधा चांद जो ऐसे करके निकल जाता है। तो इनर वॉल क्रिसेंट हो गई, आउटर वॉल बल्ज आउट हो गई, आउटर वॉल बाहर निकल गई, अंदर की वॉल क्रिसेंट शेप की हो गई, अर्ध मून की शेप की हो गई। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि इनर वॉल हमारी इलास्टिक क्यों है। इनर वॉल इलास्टिक इसलिए है क्योंकि जब भी वाटर अंदर मूव करेगा, जब भी वाटर अंदर मूव करेगा तो प्रेशर इस पर पड़ेगा ज़्यादातर, इसलिए ये थिक होती है। जब ये क्लोज होगी तब भी इस पर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए ये थिक होती है। और ये इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि इसे ही ऐसे करके, इसे ही ऐसे करके होना है, पूरी वॉल को पीछे की तरफ घूमना है और फिर वापस अपनी जगह पर आना है। तो इसलिए इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये इलास्टिक होती है, लचीली होती है, ताकि ये अंदर बाहर की तरफ मूव कर सके, आगे पीछे मूव कर सके।
इसलिए ये इलास्टिक होती है। और वाटर का प्रेशर इस पर पड़ता है, इसलिए उसको झेलने के लिए ये थिक होती है। इसलिए हमारी इनर वॉल थिक भी होती है और इलास्टिक भी होती है, दोनों चीज़ होती हैं इसमें। लेकिन आउटर वॉल पर कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, इसलिए वो थिन होती है, ठीक है। सिर्फ वो बाहर की तरफ चली जाती है, बल्ज आउट बाहर की तरफ निकल जाती है बस, क्योंकि वो इनर वॉल इस पर प्रेशर लगाती है वाटर पर। वाटर पीछे धक्का मारेगा, वाटर पीछे धक्का मारेगा तो ये बल्ज आउट पीछे की तरफ निकल जाएगी। सारा काम इसे ही करना होता है। अब ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा, फोर्थ पॉइंट, अब हमारी इनर वॉल भी क्या हो गई, क्रिसेंट शेप की हो गई। ये आउटर वॉल बल्ज आउट हो गई, बाहर निकल गई। अब क्या होगा, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटा का पोर है ये वाला, स्टोमेटा का छेद जो ये वाला, स्टोमेटल पोर बिकम लार्ज। देखिए अपने आप, जो स्टोमेटा का पोर है पहले तो छोटा था, पहले छोटा था, लेकिन अब कैसा हो गया, स्टोमेटा का पोर अब लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। और जैसे ही ये लार्ज हुआ, बड़ा हो गया, यानी कि इसका मतलब छेद बड़ा हो गया, मतलब वो खुल गया। हैंस स्टोमेटा ओपन, इसलिए स्टोमेटा ओपन हो गया, खुल गया, ठीक है। जैसे ही पोर बड़ा हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गया, खुल गया। अब स्टोमेटा खुल गया तो हमारा मैकेनिज्म पूरा हो गया। अब गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। जैसे स्टोमेटा खुला, गैसियस एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब ये पूरा मैकेनिज्म है, इसे समझ लें। पहले स्टोमेटा हमारा क्लोज था, लेकिन जैसे ही सब्सिडियरी सेल्स है, पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी, उसे फोटोसिंथेसिस करना था, और वाटर ज़्यादा था, इसको वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी, इसको फोटोसिंथेसिस करना था। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी तो इसको स्टोमेटा खोलना है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर ले सके अपने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके। इसलिए ये वाटर को सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल के अंदर वाटर को मूव कराता है। जैसे ही वाटर अंदर मूव करता है, मूव करने के बाद ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, ये थिक और इलास्टिक होती है, इसलिए इसे काम करना पड़ता है। ये बल्ज आउट बाहर की तरफ निकल जाती है, ये क्रिसेंट शेप की हो जाती है। और जैसे ही इस शेप में आएगी, वैसे ही स्टोमेटा का पोर, जो स्टोमेटा का पोर है वो लार्ज हो गया, और ये लार्ज होगा मतलब ओपन हो गया, खुल गया। और जैसे ही ये खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, और वाटर का भी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ये खुल गया स्टोमेटा, और स्टोमेटा खुल गया, हमारा मैकेनिज्म पूरा हो गया। यही स्टोमेटा का मैकेनिज्म है, गैसेस एक्सचेंज अब हो जाएगी। अब दूसरा जो हम देखते हैं वो स्टोमेटा की क्लोजिंग के ऊपर। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपने आप सोचिए क्या होगा, रंध्र का बंद होना। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का बंद होना। कैसे बंद होंगे, बिल्कुल अपोजिट मैकेनिज्म चलेगा इसका, बिल्कुल अपोजिट मैकेनिज्म चलेगा। ये है हमारा गार्ड सेल, जो इस टाइम खुली हुई है, स्टोमेटा का पोर इस टाइम खुला हुआ है, ये गार्ड सेल हमारी खुली हुई है। अब क्या होगा इसमें, जब खुलनी थी तो वाटर अंदर आया, और बंद होगी तो वाटर वापस जाएगा। जो H2O था इसके अंदर, यहाँ से आया था, वो H2O वापस जाएगा सब्सिडियरी सेल में। अब गार्ड सेल्स से वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, जस्ट अपोजिट सब्सिडियरी सेल में होगी। और जैसे ही वाटर की मूवमेंट अंदर की तरफ होगी सब्सिडियरी सेल में, गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में वाटर की मूवमेंट होगी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये गार्ड सेल्स वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगी, वापस से अपनी जगह पर आ गई, और ये छेद जो है वो स्मॉल हो जाएगा।
ये देखिए ये हो गया स्मॉल, ये गार्ड सेल्स हैं, वाटर इनमें वापस चला गया। जैसे ही वाटर वापस गया ये अपनी पुरानी वाली शेप में हो गई और स्टोमाटा क्या हो गया, क्लोज। स्टोमाटा क्लोज्ड हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है। पहला पॉइंट लिखना है वाटर मूव बैक, वाटर मूव कर गया बैक वापस इनटू किसमें, सब्सिडियरी सेल। वाटर मूव बैक वापस मूव कर गया इनटू सब्सिडियरी सेल। ठीक है, तो वाटर वापस से सब्सिडियरी सेल में चला गया। अब जैसे ही वाटर सब्सिडियरी सेल में चला गया तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा गार्ड सेल, जो द्वार कोशिका है गार्ड सेल बिकम श्रिंक, मतलब श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई। ठीक है, जैसी पहले थी वैसे ही हो गई। देखो गार्ड सेल फूली हुई है। अब इसके अंदर से जैसे ही वाटर वापस गया ये कैसी हो जाएगी, ये वापस से श्रिंक हो जाएगी, जैसी थी वैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी गार्ड सेल। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया गार्ड सेल बिकम श्रिंक। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा हमारा स्टोमटल पोर। स्टोमटल पोर, जो ये स्टोमटा का पोर था, जो ये स्टोमटा का पोर था इतना बड़ा, ये अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो स्टोमटल पोर बिकम स्मॉल। स्टोमटा का पोर जो है वो स्मॉल हो गया, छोटा हो गया। हैंस, इसलिए जब स्टोमटा का पोर, रंध्र का छेद छोटा हो गया, इसलिए स्टोमटा क्लोज, स्टोमटा क्लोज हो गया। तो ये क्लोजिंग का मैकेनिज्म था, वो ओपनिंग का मैकेनिज्म था। और सारा प्रेशर इनर वॉल पर पड़ेगा, इसलिए ये थिक और इलास्टिक होती है। ठीक है, अब वापस से देखो ये अपनी शेप में आ गई। ये इस पर धक्का मारती है, पीछे भेज देती है इसे, लेकिन जैसे ये अंदर की तरफ आई तो ये भी इसके पीछे पीछे आ गई। ठीक है, तो क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है, क्लोजिंग में वाटर वापस जाता है सब्सिडियरी सेल में, और वापस जैसे ही जाएगा ये श्रिंक कर जाएगी, वापस अपनी शेप में आ जाएगी, और स्टोमटा का छेद वापस स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो स्टोमटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्टोमटा क्लोज हो जाएगा। ये स्टोमटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म था। लेकिन एक लाइन जो छुड़वाई थी वो इसलिए छुड़वाई थी क्योंकि ये 10th लेवल की बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा लेवल की बात है, 11th 12th एंड नीट के लिए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, ये पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, वो क्या है, वो ये है वाटर अंदर मूव क्यों किया, वाटर मूव फ्रॉम सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल, वाटर सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में क्यों मूव किया, उसका ये आंसर है वाटर पोटेंशियल, जो साई डब्ल्यू है, इसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज करता है किसका, स्टोमटा का। यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या करना है, हमें ओपन करना है। वाटर पोटेंशियल जो होता है साई डब्ल्यू, वो डिक्रीज करता है ऑफ गार्ड सेल। ये आपको याद रखना है, 10th लेवल के लिए कोई काम का नहीं है ये। वाटर पोटेंशियल जो होता है साई डब्ल्यू, वो डिक्रीज कर देता है गार्ड सेल का, जो द्वार कोशिका हैं ये, इनका वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वाटर जहाँ ज़्यादा था ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट,
और वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स मोर होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मोर। जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन शो करते हैं। रैंडम मोशन मतलब जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, खूब सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, तो ये इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, या ये इधर उधर कहीं भी जा सकता है। इसे कहते हैं रैंडम मोशन, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। और यहाँ कम वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल की तरफ से, ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ से कम वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होगी। इसे ही क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगी। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। ठीक है, वाटर पोटेंशियल का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट। और कहाँ से कहाँ होगी वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन से, हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ मूवमेंट होगी। इसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो हाई वाटर पोटेंशियल यहाँ पर है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर रैंडम मोशन ज़्यादा होगी, तो इसलिए हाई से लो की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी। ठीक है, यहाँ वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ, जब डिक्रीज़ हुआ यानी वाटर के मॉलिक्यूल कम हुए, तो हाई वाटर मॉलिक्यूल से लो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर मूवमेंट हुई और ये स्वेल कर गई, और इसी वजह से क्या हुआ, ये स्टोमाटा ओपन हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, जब आपको स्टोमाटा को क्लोज करना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो होता है आपका साइड डब्ल्यू डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो अंदर आएगा पानी, तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो वाटर पोटेंशियल होगा साइड डब्ल्यू वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज ऑफ गार्ड सेल। जो द्वार कोशिका है गार्ड सेल, उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल जब यहाँ आएंगे अंदर की तरफ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से कम वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होती है, ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल से कम वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ, यहाँ ज़्यादा थे इसलिए कम की तरफ आए। अब जब इसे क्लोज होना है तो क्लोज होने के लिए यहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ से यहाँ आए थे तो इसलिए यहाँ कम हो चुके हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी दोबारा से, तो वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी अंदर की तरफ वापसी, तो इसलिए क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी और ये क्लोज हो जाएगी। तो मेन रीज़न क्या है इसका, मेन रीज़न है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड ऑन वाटर पोटेंशियल। स्टोमाटा की ओपनिंग क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है, वाटर पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम आयन, वो इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, किसके लिए, फॉर स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमाटा के लिए, जो स्टोमाटा है रंध्र, उसके ओपन होने के लिए, खुलने के लिए, और रंध्र के, स्टोमाटा के क्लोज होने के लिए, बंद होने के लिए
इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है क्या, पोटेशियम। जो K+ होता है पोटेशियम, वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अक्सर सुना होगा। तो आज हम देखते हैं अभी कि ये क्यों ज़रूरी होता है। ये 10th के लेवल का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पोटेशियम की क्यों ज़रूरत होती है, तो जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, उसको अच्छी तरीके से जो डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है, वो एक थ्योरी है। वो एक थ्योरी है जिस थ्योरी को हम कहते हैं K+ मेलेट थ्योरी। K+ यानी पोटेशियम आयन, K+ मेलेट। मेलेट एक एसिड है जिसे हम अभी देखेंगे। K+ मेलेट, ठीक है। K+ यानी पोटेशियम, मेलेट, K+ मेलेट थ्योरी। K+ मेलेट थ्योरी explained how stomata close and open, ठीक है। हमारे पास K+ मेलेट थ्योरी है जिसने हमें एक्सप्लेन किया है, बताया है कि स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। ये K+ मेलेट थ्योरी ने बताया है। अब ये K+ मेलेट थ्योरी क्या है, आइए समझते हैं। ये हमारी गार्ड सेल है, मैं एक ही बना रहा हूँ। ये हमारी द्वार कोशिका है, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये बाहर इसके सब्सिडियरी सेल हैं, ये बाहर सब्सिडियरी सेल है, ये बाहर इसके सब्सिडियरी सेल है। होता क्या है, K+ मेलेट थ्योरी क्या बताती है, वो ये बताती है कि यहाँ पर पेप फोस्फोइनोल पायरुवेट हमारी सेल के अंदर होता है, गार्ड सेल के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है अंदर, हमने पढ़ा था अभी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है जब खुलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब भी इसे खुलना होगा दोबारा, तो पेप जो होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये 3 कार्बन का होता है। ये 3 कार्बन का होता है और एक कार्बन ये रही, 3 और 1 4 कार्बन। ये मिलकर आपस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या बना देते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA बना देते हैं, जो कि 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो पेप और CO2 आपस में मिलकर ऑर्गेनिक एसिड बना देते हैं 4 कार्बन का, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, OAA। अब यही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मेलिक एसिड मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, MALATE मेलेट, ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेलेट आपका यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, हर सेल के अंदर वैक्यूल तो होता ही होता है, वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ये मेलेट वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, ठीक है। मेलेट वैक्यूल में स्टोर हो गया है प्लांट के, ठीक है। ये वैक्यूल है प्लांट का, CUOLE वैक्यूल, VACUOLE वैक्यूल। तो पेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बना दिया। ये ऑर्गेनिक एसिड आपका मेलिक एसिड बन गया, मेलिक एसिड फिर मेलेट बन गया। ये मेलेट में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मेलेट ही है जो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो सकता है, ये स्टोर नहीं हो सकते हैं, इसलिए मेलेट बन गया। मेलेट बनते ही वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, मेलेट स्टोर हो गया। अब क्या होगा, जो पोटेशियम की हम बात कर रहे थे, मेलेट की तो हमने बात कर ली, ठीक है, मेलेट की बात कर ली। अब पोटेशियम की बात कर लेते हैं। कभी भी आयंस मूव करते हैं प्लांट्स की किसी भी लीफ के अंदर या मतलब सेल्स के अंदर, जब भी मूव करते हैं तो चैनल्स के थ्रू मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा होगा पोटेशियम, जो हमारा रूट्स वगैरह से, जड़ों से आया होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट है ये, वहाँ से ही आता है। तो मिनरल ये अंदर आया,
हमें लीफ को स्टोमेटा को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए हमें पोटेशियम की ज़रूरत है। अब पोटेशियम अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर आ गया, खूब सारा पोटेशियम अंदर आ जाएगा। अब यही पोटेशियम वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेशियम भी वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। खूब सारा पोटेशियम यहाँ भी आ जाएगा और मेलेट भी आ जाएगा। तो वैक्यूल के अंदर क्या हुआ, वैक्यूल के अंदर पोटेशियम भी स्टोर हो गया, मेलेट भी स्टोर हो गया। अब मेरी बात सुने ध्यान से। कोई नमक का सॉल्यूशन है, जैसे पानी है, पानी में आपने क्या मिलाया, नमक। जैसे ही नमक मिलाया तो पानी क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अब नॉर्मल पानी और गाढ़े वाले पानी को एक साथ रख दें, गाढ़ा वाला पानी है और नॉर्मल पानी है, ठीक है, दोनों को एक साथ रख दें। ये साल्ट वाटर है, नमक मिला हुआ पानी, और ये नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर है। ये दोनों को पाइप से अगर आप जोड़ेंगे तो पानी इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर। हमेशा जो वाटर मूव करेगा वो इधर से इधर मूव करेगा, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि गाढ़ा जो नमक है, जिसमें नमक मिला दिया है पानी में आपने, वो गाढ़ा हो गया है। अब पानी उधर से इधर नहीं आ सकता, बल्कि पानी इधर से इधर जाएगा। तो यहाँ भी यही होता है, यहाँ भी खूब सारा साल्ट यानी कि आयंस यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर वैक्यूल के अंदर जो भी वाटर मौजूद था वो अब गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, एक तरीके से कंसनट्रेट हो चुका है अब ये वाटर। तो वाटर अब कहाँ से कहाँ जाएगा, अब वाटर, ये वाला वाटर जो इसके अंदर सेल के अंदर वाटर था, ये वाला वाटर इसके अंदर जाएगा, ये वाला वाटर इसके अंदर जाएगा। ये वैक्यूल है आपका, इस वैक्यूल के अंदर ये मेलेट आया, यहाँ पर स्टोर हो गया मेलेट, मेलेट स्टोर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर चैनल्स थे हमारे, जिनके द्वारा के प्लस आया, खूब सारा के प्लस आ गया। अब ये के प्लस यहाँ चला जाएगा वैक्यूल के अंदर। अब इस वैक्यूल के अंदर मेलेट भी आ गया, के प्लस भी आ गया, तो ये गाढ़ा हो गया, एक तरीके से पानी जो है गाढ़ा हो गया। अब जो यहाँ पर वाटर मौजूद था, यहाँ पर पानी मौजूद था, वो सब का सब इसके अंदर आने लगेगा, वो सब का सब इसके अंदर आने लगेगा वैक्यूल के अंदर। क्योंकि वाटर कहाँ से मूव करेगा, यहाँ हाई साल्ट है, यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है, तो यहाँ पर नॉर्मल वाटर से गाढ़े वाले वाटर की तरफ मूव करेगा। अब इससे बाहर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, ये सब्सिडियरी सेल होती हैं, यहाँ पर भी वाटर होता है। अब जब वाटर ये वाला अंदर जाएगा तो ये वाला जगह खाली हो जाएगी, ये वाली जगह खाली हो जाएगी, तो ये वाला वाटर यहाँ मूव करने लगेगा, ये वाला वाटर यहाँ मूव करने लगेगा। अब देखो सिचुएशन क्या बनती जा रही है कि वाटर सब्सिडियरी सेल से अंदर जा रहा है। हमने अभी पढ़ा था, जैसे जैसे वाटर सब्सिडियरी सेल से अंदर की तरफ जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, और स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा खुल जाएगा और सारी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्टोमेटा कैसे खुलता है हमने देख लिया, के प्लस मेलेट थ्योरी के द्वारा। मेलेट अंदर जाएगा, मेलेट एक आयन की फॉर्म में है, वो अंदर जाएगा। ये पोटेशियम भी आयन की फॉर्म में है, ये भी अंदर जाएगा। यहाँ पर जो वाटर था उस वाटर को ये गाढ़ा कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला पानी अंदर मूव कर जाएगा। अब जब ये वाला पानी अंदर मूव करेगा तो ये वाला पानी यहाँ पर कम हो जाएगा पानी, तो ज़्यादा पानी की तरफ से फिर कम पानी की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल्स की तरफ वाटर की मूवमेंट होने लगेगी, और इस वाटर की मूवमेंट से सेल के अंदर यानी गार्ड सेल के अंदर खूब सारा पानी भर जाएगा, जिससे वो टर्गिड हो जाएगी यानी स्वेल हो जाएगी, और इसी वजह से वो क्या करेगी, स्टोमेटा का पोर ओपन कर लेगी, इस शेप में आ जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, वो शेप अब ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। दोनों तरफ से ये काम हो रहा है, इस गार्ड सेल में भी हो रहा है, इसमें भी यही काम हो रहा है। अब ये स्टोमेटा पोर ओपन हो गया इसी वजह से। ठीक है, के प्लस मेलेट थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन कर दिया
कि कैसे स्टोमेटा ओपन होता है। और अगर क्लोज होना हुआ तो ये वापस मेलेट जो है, मेलेट ये वापस से मेलेट आपका मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मेलिक एसिड वापस से चला जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस से पेप बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, ठीक है। और ये पोटेशियम जो था इस वैक्यूल के अंदर, मेलेट तो चला गया और पोटेशियम जो था, ये पोटेशियम भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगा जब क्लोज होना होगा। जब ये सब बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, वैक्यूल में आ जाएगा, फिर ये सब इसमें आ जाएगा गार्ड सेल में, और गार्ड सेल से वापस इसमें आ जाएगा, ये पेप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाटर वापस इसमें आने लगेगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, इसी वजह से क्लोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग के जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म है। अगर इसको आप लिखना चाहें, जब भी आप इस तरीके से वाटर में आयंस डालते हैं यानी साल्ट डालते हैं तो वाटर कैसा हो जाता है, वाटर हो जाता है आपका हाइपरटोनिक। हम वाटर को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, टोनिक हाइपरटोनिक मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो वैक्यूल के अंदर जो वैक्यूल होता है आपका, उसके अंदर भी मेलेट आ जाता है खूब सारा, K+ आ जाता है खूब सारा, इसलिए वैक्यूल क्या हो जाता है, वैक्यूल बिकम हाइपरटोनिक। वैक्यूल भी हाइपरटोनिक हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ हाइपरटोनिक होती है तो उसके अंदर वाटर की मूवमेंट शुरू हो जाती है, यानी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। हाइपरटोनिक का मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और जब गाढ़ा होगा तो कम गाढ़े की तरफ से ज़्यादा गाढ़े वाले की तरफ वाटर की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही साल्ट इसके अंदर आएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी यही हाल है। तो हम लिख सकते हैं K+ मेलेट थ्योरी में, K+ मेलेट थ्योरी में आप लिखेंगे कि एंट्री ऑफ K+ एंड मेलेट K+ और मेलेट की एंट्री मेक वैक्यूल हाइपरटोनिक। वैक्यूल को क्या बना देती है, हाइपरटोनिक बना देती है। एंड और इसलिए H2O मतलब वाटर कम इन, वाटर अंदर आ जाता है इन गार्ड सेल, ठीक है। वाटर पहले वैक्यूल में आएगा और वैक्यूल से फिर वाटर पहले वैक्यूल में, और जो अंदर का पानी होगा, गार्ड सेल का पानी जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, वैक्यूल के अंदर, और जो सब्सिडियरी सेल का पानी होगा वो सब गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो गार्ड सेल के अंदर पानी आने लगेगा सब्सिडियरी सेल से, इसलिए गार्ड सेल द्वार कोशिका बिकम टर्गिड मतलब स्वेल कर जाएंगी, हैंस स्टोमेटा ओपन, इसलिए स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। बस ये इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, यहाँ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, साई डब्ल्यू K+ और मेलेट के आने की वजह से ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक हो जाएगा मतलब वाटर की कमी हो जाएगी, यानी वाटर पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, हाइपरटोनिक हो गया मतलब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, पानी कम हो जाएगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज करेगा तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल की तरफ से कम पानी के मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है वो इसी वजह से डिक्रीज़ होता है क्योंकि उसमें मेलेट और K+ की एंट्री हो जाती है।